नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आयुष्मान भव। मैं हूं प्रीति सिंह। हम रोजाना जो भी खा रहे हैं, क्या वो हमारी सेहत को बना रहा है या बिगाड़ रहा है? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे आहार की आदतें अब तक हमें किस दिशा में ले जा रही हैं? क्या हम सच में वही खा रहे हैं जो हमें खाना चाहिए, या हम खुद अपनी सेहत के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर रहे हैं, जो एक बड़ा असर समय के साथ दिखा सकता है? कुछ आंकड़ों पर अगर गौर करें तो ICMR यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने एक ताजा अध्ययन किया है। उसके अनुसार भारतीयों का लगभग 62% कैलोरी सेवन सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से हो रहा है, यानी सफेद चावल, ब्रेड, आलू और चीनी जैसी रिफाइंड चीजों से। और हम प्रोटीन में सिर्फ 12% ही ध्यान दे रहे हैं। ये असंतुलन सीधे तौर पर भारत को डायबिटीज और मोटापे के संकट की तरफ धकेल रहा है। यही कारण है कि आज हम डायबिटीज की वैश्विक राजधानी बन चुके हैं और यहाँ पर 100 मिलियन से ज्यादा लोग डायबिटीज से कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि आज भारतीय वयस्क मोटापे या ओबेसिटी से परेशान है? और ये समस्या सिर्फ बड़ी उम्र के लोगों तक सीमित नहीं रही, बच्चे भी बड़ी संख्या में इसका शिकार हो रहे हैं। तो क्या इस बढ़ते संकट का हल केवल दवाइयों से निकल पाएगा, या हमें अपनी पुरानी आहार आदतों को फिर से देखना होगा? 2030 तक भारत में डायबिटीज का मरीज बनने वालों की संख्या विश्व में सबसे ज्यादा होने का अनुमान है। गंभीर चेतावनियां हैं जो सेहत को लेकर लगातार मिल रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस खतरे को टाला कैसे जा सकता है? क्या हम अपनी खाने की जो आदतें हैं उन पर इतना ध्यान देते हैं? क्या हम इसे सुधार सकते हैं और इन बीमारियों को रोक सकते हैं? आज दो खास विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। एक डाइटिशियन है, दूसरे आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं, जो हमें बताएंगे कि हमारी प्लेट में सही आहार क्या हो ताकि हम अपनी सेहत को लगातार सुधारें, ना कि उसे बिगाड़ें। तो आइए दोनों मेहमानों का हम स्वागत करेंगे। हमारे साथ छवि कोहली जुड़ी हुई हैं, जो कि चीफ डायबिटीज एजुकेटर हैं और न्यूट्रिशनिस्ट हैं मेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है छवि, शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर निकिता शर्मा जुड़ी हुई हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा दिल्ली। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर निकिता शर्मा। छवि, चर्चा इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है क्योंकि जब कोई अध्ययन सामने आता है तो और पुख्ता तौर पर बातें साफ हो जाती हैं, वरना तो हम सुनते ही रहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स इंडियन खासकर भारतीय ज़्यादा खाते हैं। तो एक तरह से अगर इस रिपोर्ट को देखें और समझें तो आपको क्या लग रहा है कि कैसी दिखती है भारतीयों की थाली ज़्यादातर, और क्यों कार्बोहाइड्रेट्स उसमें हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं? ये कितना सेहतमंद है या नहीं है? अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें तो ये रिपोर्ट पूर्णतः सही है और यही सिनेरियो है हमारे इंडियन स्टाइल ऑफ ईटिंग हैबिट्स का। तो जब भी हम अपने प्लेट की बात करते हैं तो अक्सर जो मेन मानसिकता लोगों में देखने को मिली है वो ये है कि हम मोस्ट ऑफ द मतलब काफ़ी सारे लोग जब वो सिर्फ रोटी सब्जी भी खाते हैं तो उनको लगता है कि उनकी थाली कंप्लीट है, और हर किसी का अपनी प्लेट को देखने का नज़रिया बहुत अलग होता है। और अगर हम सब्ज़ी की बात भी करें तो ज़्यादातर सब्ज़ी का जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो आलू ही होता है, तो आलू को भी हमारे यहाँ सब्ज़ी ही माना जाता है। दूसरी एक मानसिकता जो ज़्यादातर लोगों में देखी जाती है कि अगर वो एक कटोरी दाल भी खाते हैं तो उनको लगता है कि उनने अपने दिन भर की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट का काफ़ी हिस्सा अपनी प्लेट में शामिल कर लिया है। उन्हें ये ज़रूरी नहीं लगता है कि वो अपनी हर एक मील में प्रोटीन के ऑप्शंस को इंक्लूड करें। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इंडियन थाली के मेन जो कंपोनेंट्स हैं या फूड कंपोनेंट्स हैं वो रह जाते हैं रोटी, चावल, सब्ज़ी, जो कि अगर वो एक छोटी कटोरी भी खाते हैं तो उनको लगता है कि वो काफ़ी है उनके लिए, और दाल एक कटोरी होगी तो उन्हें लगेगा कि काफ़ी है। इसके अलावा उन्हें ज़्यादातर चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। और उसमें भी आप कई लोगों से पूछे कि आपके घर में दाल कितनी बार बनती है तो वो बोलते हैं कि हफ्ते में 2 बार। और उसमें आप पूछें कि दूध या दही का क्या है तो हम चाय लेते हैं, दही हमने दिन में 1 बार ले लेते हैं। कितना लेते हैं उसका प्रोपोर्शन भी हर किसी का वेरी करता है। तो इस हिसाब से हमारी इंडियन थाली का मेन इंग्रेडिएंट या मेन कंपोनेंट अनाज ही हो जाता है। बिल्कुल। अब आयुर्वेद के नज़रिए से समझें डॉक्टर निकिता शर्मा, तो क्या ये वही थाली है जो एक तरह से आयुर्वेद हमेशा से कहता रहा है? क्या भारतीय थाली उसके अनुसार अब दिखती है? आयुर्वेद तो ये कहता है कि जो भारतीय थाली है उसमें पूरे 6 रस होने चाहिए: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय। यहाँ तक पूरी डेकोरेटेड थाली होनी चाहिए, शुड बी अ कलरफुल थाली। जैसे मॉडर्न जब बात करता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, हम बात करते हैं रसों के आधार पर कि सारे रस, स्वीट, सावर,
सॉल्टी, एस्ट्रिंजेंट, बिटर, ये सारे रस उसमें होने चाहिए। इसलिए हम देखते हैं कि हमारे कुछ साल पहले जो हमारे बुज़ुर्गों की थाली होती थी उसमें थोड़ा मीठा भी होता था, रोटी भी होती थी, सब्जी भी होती थी, दाल भी होती थी, अचार भी होते थे। तो आप देखेंगे तो उस पूरी थाली में सारे रस विद्यमान होते थे। और आयुर्वेद में ये कहा भी गया है कि सर्व रसाभ्याम, सारे रसों का यदि कोई सेवन करता है तो बल कारणाम, वो शरीर को सबसे ज़्यादा नरिशमेंट, सबसे ज़्यादा पोषण देता है। तो आयुर्वेद थाली के हिसाब से आपके पूरे 6 रस जो बताए गए हैं वो थाली में होने चाहिए। बिल्कुल। तो आगे हम और चर्चा करेंगे कि आखिर आपकी थाली में गड़बड़ और क्या है और इससे आप कैसे सुधार सकते हैं। तो छवि, अब हम बात करते हैं कि हमें करना क्या चाहिए, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर करेंगे, सॉल्यूशन पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। तो शुरुआत हम बच्चों से कर लेते हैं। क्या गड़बड़ी बच्चों के साथ उनके खाने में हो रही है आज? क्योंकि बच्चों में जो बीमारियाँ हम कहते थे बुजुर्गों की बीमारी है या 40 साल के बाद होती हैं, वो हम बच्चों में देख रहे हैं। क्या गड़बड़ी है जो आहार में और हमारी एक प्लेट में बच्चों के लिए हो रही है? बच्चों के केस में एक बहुत कॉमन चीज़ देखने को मिल रही है कि आजकल फैमिलीज़ का जो खाना का सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा बच्चों की चॉइस पे डिपेंड हो गया है। अक्सर घरों में वो बनता है जो बच्चे पसंद करते हैं या वो आसानी से खा लेते हैं, जो एक मेन रीज़न बनता जा रहा है कि थालियाँ इतनी इनकम्प्लीट क्यों हो रही हैं। तो बच्चों के केस में पेरेंट्स को एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है। अगर आप इन लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्यूज से बच्चों को बचा सकते हैं, या अगर हम प्राइमरी प्रिवेंशन की बात करें तो वो तभी हो सकता है जब हम बचपन से कुछ हेल्दी ईटिंग हैबिट्स पे ध्यान दें। दूसरा जो प्रॉब्लम अक्सर देखने को मिलता है कि आजकल एक्सेसिबिलिटी बहुत बढ़ गई है। तो जब मन चाहा हमने बाहर से ऑर्डर कर लिया। पीयर प्रेशर बहुत है कि अगर मेरा दोस्त कुछ खा रहा है या ला रहा है तो मुझे उसी तरह का खाना चाहिए है। तीसरा, स्कूल्स में मील्स प्रोवाइड होती है तो हमें नहीं पता होता हमारे बच्चे ने क्या खाया, कितना खाया, या क्या इतने प्रॉपरली उसने प्रोपोर्शन में खाया, तो वो भी एक बैक एंड है। तो तीसरी बात जो बच्चों के केस में आजकल बहुत कॉमनली देखी जा रही है कि वो खाना खाते समय स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया, तो वो उनको नहीं पता होता कि वो क्या खा रहे हैं। 1-1 घंटे तक वो अपनी प्लेट्स में खाना खाते हैं, फोकस स्क्रीन पे होता है, एंड ये भी एक बहुत मेन कारण है जो चीज़ें बदल रही हैं। तो बच्चों के केस में पेरेंट्स को सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हैबिट डेवलपमेंट पे बहुत फोकस करना चाहिए, अच्छी खाने की आदतों को बिल्ड करने में। पर ये बात समझनी ज़रूरी है कि अगर आपको बच्चे में एक अच्छी खाने की आदत को बिल्टअप करना है तो आपको पूरी फैमिली को उसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे आपकी बातों से शायद नहीं समझेंगे पर आपको देख कर समझेंगे। दूसरा, हमें कुछ नॉर्म्स अपने खाने से रिलेटेड ज़रूर फिक्स करने चाहिए। जैसे पहले के टाइम पे लोग ये कहते थे कि खाने के समय बात मत करो, या एक पीसफुल टाइम होना चाहिए खाना खाने का, तो वो डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि गट एंड ब्रेन कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है जो कि डिस्टर्ब हो जाता है। तीसरा, हमें बच्चों के केस में हर तरह के पौष्टिक तत्वों को इंक्लूड करना चाहिए, और वो हमें अपना घर का नियम बनाना चाहिए कि सब्जी है तो वो ये है तो खानी है, दाल, दही, दूध, साथ में अनाज, एक बैलेंस हमें मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए। और बाहर खाएं, उसकी कोई ऐसा नहीं है कि आपको कंप्लीटली उस चीज़ को रोकना है, बट एक नियम बनाएं कि हफ्ते में हम एक दिन डिसाइड कर लें जब हम पूरी फैमिली इंजॉय करें बाहर का भी खाना। तो इस तरह से एक बैलेंस अगर मेंटेन करेंगे हम खाने में, तो हम उनमें अच्छी ईटिंग हैबिट्स को मेंटेन करने में मदद कर सकता है। बिल्कुल। और आयुर्वेद बच्चों के आहार को लेकर क्या कहता है? ये सेम प्रिंसिपल, सेम प्रिंसिपल है, क्योंकि जो आज चलते हुए आ रहा है, जो सिनेरियो चल रहा है, जैसे कि छवि मैडम ने बताया, ये बहुत इम्पैक्ट डाल रहा है बच्चों के खाने के तरीक़ों पे, क्योंकि वो हमसे ही सीखते हैं, और यदि हम ही गलत है तो वो खुद भी फिर गलत तरीक़ों को अपनाते हैं खाने को। आयुर्वेद सबसे ज़्यादा इस चीज़ को एम्फसाइज़ करता है कि बच्चों के लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो माइंडफुल ईटिंग अभी के लिए, कि वो क्या खा रहा है उसे पता होना चाहिए, उसे टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन अभी फ़ोन देखकर या टीवी के सामने उसे बिठाकर उसे पता ही नहीं है वो क्या खा रहा है, उसे सिर्फ फोर्सफुल फीड, जिसको बोलते फीड करना। तो हम जैसे हमारी डेली ओपीडीज़ में बच्चे आते हैं तो हम बोलते भी हैं कि कोई बच्चा भूखा नहीं रहेगा, अगर वो नहीं खा रहा है तो उसको थोड़ा समय दीजिए, उसको भूख लगेगी, वो अपने आप खाना मांगेगा। लेकिन सिर्फ फ़ोन देकर या टीवी से दिखा के उसको फोर्सफुल ईटिंग करना, तो ये उसे पता भी नहीं चलेगा उसको कितना खाना है, उसको ये भी पता नहीं चलेगा उसको क्या खाना है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा गलत ट्रेंड सेट हो चुका है बच्चों के लिए, और जो रीज़न है कि आजकल बच्चों में डायबिटीज़ और ओबेसिटी और छोटे छोटे बच्चों में स्ट्रेस भी बहुत देखा जा रहा है इन चीज़ों की वजह से। ठीक है, तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जो किशोर अवस्था होती है
एक एडोलेसेंट एज होती है, उसके भी क्या प्रिंसिपल्स सेम है? क्योंकि कहा जाता है बढ़ती उम्र है, बच्चों को लेकर भी कहा जाता है बढ़ती उम्र है, तो कई माँ बाप थोड़ा सा फोर्स भी करते हैं कि एक रोटी और खा लो, थोड़ा सा और खा लो, ये सारी चीज़ें भी हैं। तो यही धीरे धीरे कहीं ना कहीं ओवर ईटिंग की तरफ जाती है। आप कैसे छवि समझाएंगी कि कैसे एक बच्चे या फिर उसके बाद जब किशोरावस्था की तरफ बढ़ते हैं, टीनेज आती है, क्या बेसिक रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं जिनका ध्यान रखना है खाने में? बचपन में अगर हम एक यंग बच्चे की बात करें तो देखा जाए तो वो एक टाइम है कि जब हम कुछ हेल्दी ईटिंग हैबिट्स का एक ग्राउंड सेट करते हैं, और हमें वो ग्राउंड सेटिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये समझना चाहिए कि जब यही बच्चा अडोलेसेंट एज की तरफ जाएगा तो वो अपने नोशंस भी बीच में लाएगा, और उस समय सिखाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो फिर अपने तरीके से कुछ चीज़ों को करना चाहेगा। दूसरा, फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा, उसकी तरफ एक्सपोजर बढ़ेगा, सोशल मीडिया एक्सपोजर बढ़ेगा। तो अडोलेसेंट एज में जो नई प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो ये है कि हमने ग्राउंड सेट नहीं किया हेल्दी ईटिंग हैबिट का, और हमारा बच्चा और ज़्यादा एक्सपोज हो गया एनवायरनमेंट में, उसके पास और ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी आ गई चीज़ों को करने की, उसका एक्सपोजर गलत चीज़ों की तरफ, जैसे कि स्मोकिंग है, अल्कोहल इंटेक है, ये सब चीज़ों की तरफ भी बढ़ गया। प्लस देर रात तक आप अपने स्क्रीन टाइम बढ़ गया, या फिर आप अक्सर बच्चे बोलते हैं कि हम लेट नाइट स्टडी करते हैं, तो आप आजकल बहुत कम सुनेंगे कि कोई बच्चा सुबह जल्दी उठ के पढ़ता हो। अक्सर बच्चे बोलते हैं हम लेट नाइट देर तक पढ़ते हैं, और हम जब रात को देर तक पढ़ते हैं तो हम खाते भी हैं। और क्या खाते हैं? इट इज़ जस्ट पैकेज फूड, क्योंकि वही अवेलेबल होता है। तो ग्राउंड सेटिंग का टाइम होता है यंगर एज। आपने जो ग्राउंड सेट किया है वही एक रूट आपने बिल्टअप करना शुरू किया, और वो ट्री फॉर्मेशन आप देखोगे कि एडोलेसेंट एज में एक फॉर्म ले रहा होता है। तो चीज़ें एड ऑन होंगी अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स की एडोलेसेंट एज में, अगर हमने बचपन से इसको टारगेट नहीं किया तो। बिल्कुल। आयुर्वेद के अनुसार जैसा आपने कहा कि रस, उसी तरह वात पित्त कफ प्रकृति भी काफ़ी महत्व रखती है। कैसे प्रकृति को जाना जाए? क्योंकि डॉक्टर ने कहा सबके लिए आसान नहीं है जानना समझना, तो इसके लिए भी कुछ नियम है क्या? और प्रकृति के हिसाब से अगर खाने में थोड़ा बहुत भी बदलाव किया जाए तो उसका असर कितना ज़्यादा पड़ता है? देखिए, सिर्फ प्रकृति के आधार पर थोड़ा बहुत नहीं, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट एंड फूड मैनेजमेंट पूरा प्रकृति के ऊपर ही डिपेंडेंट है, क्योंकि हमें हमारे दोषों के हिसाब से और दोषों के हिसाब से जो हमारी प्रकृति बनी है उसके हिसाब से ही आयुर्वेद में खाना बताया गया है। 3 प्रकार के जैसे दोष है, वात पित्त और कफ। इन्हीं में किसी एक दोष की वजह से या 2 दोष की वजह से या 3 दोष के कॉम्बिनेशन से प्रकृति बनती है। जैसे वात प्रकृति का कोई बहुत जल्दी काम करेगा, बहुत जल्दी बोलेगा, हर चीज़ में हड़बड़ाहट होगी, लीन एंड थिन बॉडी होगी, बहुत हर चीज़ में एक्टिव होगा, काम करेगा, वो वात प्रकृति है। तो अब उसमें ऑलरेडी वात दोष बहुत प्रीडोमिनेंट है। उसके ऑपोजिट जो कैरेक्टरिस्टिक, जो क्वालिटीज़ उसके हिसाब से उसको खाना चाहिए। जैसे कि वात में उष्णता, स्निग्ध, गर्म खाना, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड, स्निग्धता, थोड़ा बहुत उसमें घी होना चाहिए। बहुत ज़्यादा जैसे आजकल जो रॉ वेजिटेबल्स या रॉ सैलड जैसे फ्रूट इनटेक करना, इस तरीके का खाना उसके लिए रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि वो वात दोष को बढ़ाएगा। इसी हिसाब से जैसे मैं जल्दी बताऊं तो पित्त वाले, जिसमें पित्त दोष की प्रीडोमिनेंस रहती है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं, ठीक है, बहुत छोटी बातों में उनके मूड स्विंग्स होते हैं, तो उनमें ऑलरेडी पित्त दोष बहुत बड़ा हुआ है। तो उसके जो ऑपोजिट गुण है उसको आहार लेना चाहिए। जैसे जिसमें जो शीत है, जैसे आप जूसेस ले सकते हैं, आप बॉइल्ड जो वेजिटेबल्स हैं वो ले सकते हैं। तीसरा है कफ दोष, जिसमें जो बहुत धीरे काम करते हैं, बहुत ही काम होते हैं, कंपोज्ड होते हैं, ऐसे जो प्रकृति के लोग होते हैं उनमें कफ दोष पहले से ही बहुत बढ़ा हुआ होता है। तो उसके ऑपोजिट जो क्वालिटीज़ है वैसे खाना लेना चाहिए। जैसे कि उन्हें थोड़ा स्पाइसी खाना लेना चाहिए। यदि वो बॉइल्ड भी ले रहे हैं तो उसमें जिंजर, टर्मरिक, फेनल या इस तरीके की जो स्पाइसेस है उसको ऐड करके, क्योंकि वात दोष में जो अग्नि हमारी डाइजेस्टिव फायर है उसका अलग तरीका होता है, पित्त दोष में अलग होता है, कफ दोष में अलग होता है। वात दोष में जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी जो अग्नि होती है वो बहुत विषम होती है, अनस्टेबल होती है। पित्त दोष में जो अग्नि होती है वो बहुत तीक्ष्ण होती है। इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो अपना खाना, यदि उनको हैवी फूड भी दिया जाए तो बहुत जल्दी से वो डाइजेस्ट कर लेते हैं। कफ दोष के जो व्यक्ति होते हैं, जो कफ प्रकृति की जो मैं बोल रही हूँ, जो व्यक्ति होते हैं उनमें जो अग्नि होती है वो बहुत मंद होती है। तो यदि वो थोड़ा लाइट भी खाना खाते हैं तो वो जो अग्नि वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। तो इट इज़ ऑल अबाउट द दोषा प्रीडोमिनेंस, और उसके हिसाब से अग्नि क्या है और उसके हिसाब से हमारा जो खाना है वो कस्टमाइज होना चाहिए। ठीक है।
अब थोड़ा सा और आगे बढ़ें, जो युवा वर्ग है वो महिलाओं और पुरुषों के हिसाब से भी, छवि आप क्या कुछ बताएंगे कि उसमें किस तरह का बदलाव लाया जाए, या फिर आजकल क्या गड़बड़ी हो रही है, और कहीं ना कहीं क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम ज़्यादातर सुनते हैं कि घर का बना खाना खा रहे हैं लेकिन फिर भी एसिडिटी, ब्लोटिंग, फटीग, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ऐसे क्या गड़बड़ होता है खाने में घर के? सबसे पहले तो यंगर एज ग्रुप को मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने खाने को महत्व दें। अपनी लाइफ की में जो भी आप जिस पड़ाव पे हैं, चाहे आप कॉलेज में हैं या आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप जॉब कर रहे हैं, वो सब आप तभी कर पाएंगे जब आप फिज़िकली एंड मेंटली एक बहुत अच्छी स्टेट में होंगे। तो फिज़िकल बॉडी पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, वहीं हमारा खाना और हमारी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, हर चीज़ का रोल आ जाता है। तो पहली चीज़ तो अपने खाने के लिए समय निकालें और सही समय पर खाना खाएं। ज़्यादातर डाइजेस्टिव इश्यूज़ का एक कारण है कि सुबह लोग खा नहीं पाते हैं और बहुत लेट नाइट या मिड नाइट तक उनका ईटिंग चलता है, वो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता, वो सिस्टम में फर्मेंट होता है। दूसरा, जो मिला हमने खाया या अपनी चॉइस के अनुसार खाया, ये करना बंद करें, क्योंकि अगर हम ये कर रहे हैं तो हम अननेसेसरी घर का खाना खाते हुए भी एक डिसबैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। मेरे घर में बनता सब कुछ है, वो इतना मैटर नहीं करता, मैटर वो करेगा कि मैंने अपनी प्लेट में किस चीज़ को किस प्रपोर्शन में डाला और उसको किस तरीके से खाया। तीसरा, अगेन स्क्रीन टाइम वाइल ईटिंग नहीं होना चाहिए। जब आप खाने पे फोकस कर रहे हैं तो आपका ब्रेन के सारे सेंसेस उस खाने पे फोकस करें, इसीलिए आपको खाने के लिए 10-15 मिनट निकाल कर आप खाना खाएं। एक कॉमन सी चीज़ है जो हमें सुनने को मिलती है कि मेरा जॉब इस तरह का है कि मुझे खाने का टाइम नहीं मिलता, मेरा खाना छूट जाता है, या फिर खाने का टाइम निकल गया, फिर इवनिंग टाइम में खाना नहीं खाया जाता तो रैंडमली कोई भी स्नैक ऑर्डर हो जाते हैं, वो खा लिए जाते हैं। तो दैट इट सेल्फ इज़ अ रीज़न। एंड फोर्थ, कि हम जिस भी स्टेज में हैं, चाहे ठीक है स्ट्रेस है या स्टडी स्ट्रेस है, डोंट एम फॉर परफेक्शन, ऑलवेज थिंक कि हाउ कैन यू मेक थिंग्स बेटर। क्योंकि जब आप परफेक्ट को अपना आइडियोलॉजी बनाते हैं या उसे चेज करते हैं तो आपको चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट लगती हैं। तो स्टार्ट बाय मेकिंग वन सिंगल चेंज, कि अगर मैं सब्ज़ी नहीं खाती हूँ ठीक से तो मुझे फर्स्ट स्टेप में सोचना चाहिए कि मैं किस तरह से सब्जियों को इंक्लूड करूँ, कैसे मैं इंश्योर करूँ कि मैं दिन में 1 या 2 फल खा लूँ, कैसे मैं इंश्योर करूँ सिंपल तरीके से कि मैं अपने प्रोटीन्स को डिफरेंट फॉर्म्स में अपने खाने में इंक्लूड करूँ। अगर हम वन चेंज एट अ टाइम अपनी ईटिंग हैबिट्स में करेंगे तो वो कंबाइन होके एक बेटर रिजल्ट देंगे, एक कंप्लीशन की तरफ जाएंगे। इन चीज़ों पे फोकस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहला स्टेज है कि आई हैव टू गिव प्रायोरिटी, मुझे उस चीज़ को महत्व देना है कि वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। और डॉक्टर निकिता, आयुर्वेद की जब हम बात करते हैं, जो और नियम आयुर्वेद बताते हैं खाने के समय को लेकर, जैसा भी छवि ने भी कहा कि समय निकालें, लेकिन कौन से समय पर खाएं, इस पर भी आयुर्वेद काफ़ी फोकस करता है। और आयुर्वेद का कहना है कि अगर आप सूखी रोटी भी अच्छे से चबा कर खाएंगे तो उसका फ़ायदा शरीर को बहुत मिलेगा। और मन की स्थिति, ये तीनों के बारे में आयुर्वेद ने बहुत सारी चीज़ें कही हैं। तो क्या आज मैसेज देंगे आप लोगों के लिए? आयुर्वेद में सिर्फ क्या खाना है वही नहीं बताया गया है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस चीज़ को दिया गया कि आपने कब खाया है और कितनी क्वांटिटी में खाया, यानी कि उसका काल क्या है और उसकी मात्रा क्या है। तो इसको अगर यदि सिंपल शब्दों में समझाना चाहूँ तो हमें हमारे पूरे दिन भर का खाने का टाइम, जो विंडो पीरियड, जो खाने का विंडो टाइम होना चाहिए, वो होना चाहिए कि जैसे जैसे सूरज बढ़ता है वैसे वैसे हमारा पित्त बढ़ता है और वैसे वैसे हमारी अग्नि और स्ट्रॉन्ग होती जाती है। इसीलिए जो लंच का टाइम होना चाहिए वो हमारा होना चाहिए जब हमारा सूरज पीक पर हो, यानी कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 12 to 1। जब सूरज काफ़ी बढ़ता है तब उस समय हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है वो बहुत स्ट्रांग होती है, तो हमारा लंच का टाइम वही होना चाहिए। अक्सर ये सुनने को मिलता है कि हमारा ब्रेकफास्ट बहुत हैवी होना चाहिए, पर एक्चुअली आयुर्वेद ये कहता है कि हमारा ब्रेकफास्ट बहुत हैवी नहीं होना चाहिए, बट सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस होना चाहिए, जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमें पूरे होल डे के लिए एनर्जी चाहिए। तो अगर यदि हम हैवी लेंगे अपना ब्रेकफास्ट तो पूरे दिन लेथार्जी रहेगी, उसको डाइजेस्ट होने में बड़ा टाइम लगेगा। तो ब्रेकफास्ट के कंपैरिजन में हमारा लंच हैवी होना चाहिए, क्योंकि उस समय हमारे डाइजेस्टिव फायर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और यदि हम खाते भी हैं तो उस समय वो ठीक से डाइजेस्ट कर लेगा। फिर आता है शाम के टाइम का या हमारे डिनर के टाइम। तो ये बोला गया है कि आयुर्वेद ने बहुत क्लियरली ये मेंशन है कि सनसेट के बाद कोई भी सॉलिड फूड नहीं लेना है, यानी कि सनसेट से पहले या ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप सो रहे हैं तो उससे 3 या 4 घंटे पहले आपको डिनर ले लेना है।
आइडियल टाइम जो बताया गया है वो बिफोर सनसेट बताया गया, लेकिन आजकल का जो वर्किंग कल्चर है उसके लिए इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट वो टाइम लेना। तो आप ये मेक श्योर करें कि आप जब सो रहे हैं तो उससे 3 या 4 घंटे पहले खाना ले लें। आइडियली आयुर्वेद में जो एक सॉलिड फूड जो बताया गया है जो आप ले सकते हैं आफ्टर सनसेट वो है मिल्क, क्योंकि मिल्क में ये सिडेटिव भी होता है और यदि इसको लिया जाए तो इससे नींद भी अच्छी आती है। तो कोशिश करें कि सनसेट से पहले ही आप खाना ले लें। और विशेष तौर पे जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि कुछ 3 चीज़ें जैसे कुकुम्बर, रेडिश और दही, ये प्योरली मना किया गया आयुर्वेद में कि इसको रात में नहीं लेना है, क्योंकि यदि आप लेते हैं तो ये अभिसंधि होता है, गुरु होता है, आपके चैनल्स को ब्लॉकेज करता है और फिर आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो आपकी अग्नि है उसको हैम्पर करता है, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है। तो मेरे से अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो आपका जो लंच होना चाहिए वो 12 से 1 के बीच में होना चाहिए, जो आपका डिनर होना चाहिए वो बिफोर सनसेट होना चाहिए, और जब का ब्रेकफास्ट होना चाहिए शुड बी हाईली न्यूट्रिशियस, लोडेड विद प्रोटीन। बिल्कुल, ये बातें सिर्फ सुननी नहीं है, माननी है और अपनानी भी है, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि नॉलेज बहुत ज़्यादा है आजकल सबके पास, लेकिन अपनाने की देर है। छवि, क्योंकि समय कम है, मैं बहुत संक्षेप में चाहूँगी आप बताएं, जब आपने बात कही है परफेक्ट प्लेट की, जब हम बात कर रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें, कई लोग हैं सैलेड थोड़ा सा ले लेते हैं, खाने के साथ थोड़ा सा ले लिया, आप प्रपोर्शन में थोड़ा सा हमें समझाइए, क्या देखना है, क्या मेजर पार्ट होना चाहिए, क्या कम लेना है, क्या कब किस टाइम लेना है, थोड़ा सा अगर आप इसके बारे में समझाएं। सो अगर हम साइंटिफिकली बात करें हेल्दी प्लेट की, कि हेल्दी प्लेट कैसी दिखनी चाहिए, तो उसमें सबसे पहले तो प्लेट साइज़ से बात करते हैं कि 9 इंच की अगर प्लेट है तो साइंटिफिकली हम ये कहते हैं कि आपकी प्लेट का आधा हिस्सा सब्जियों से भरा होना चाहिए, जो जिसमें नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स हो और जितना हो सके वो कलरफुल सब्जियां होनी चाहिए, जितने रंग आप शामिल कर सकें। तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि 1/4 आपने सैलेड ले लिया डिफरेंट वेजिटेबल्स का और 1/4 हिस्से में आपने अपनी कुक्ड सब्जियां ली। फिर जो अगला 1/4 हिस्सा है प्लेट का, उसमें आपको प्रोटीन रिच चीज़ों को शामिल करना चाहिए डिफरेंट फॉर्म्स में, जैसे उसमें दही हो सकता है, दूध हो सकता है, अगर आप अंडा खाते हैं तो वो हो सकता है, चिकन फिश हो सकता है, दालें हो सकती हैं, चने राजमा छोले हो सकते हैं। जो आखिरी 1/4 हिस्सा होता है थाली का, उसमें अनाज होना चाहिए। अब ये जब हम अनाज चूज़ करते हैं तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि अनाज हम ज़्यादा रेशा युक्त चूज़ करें, जिसे हम होल ग्रेन्स कहते हैं। रिफाइंड ग्रेन्स से जितना हो सके हमें बचना चाहिए। और दूसरी बात, जब भी आप खाना खाते हैं तो उसमें हेल्दी फैट्स को शामिल करना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी फैट्स की बात करते हैं तो हेल्दी फैट्स आप नट्स एंड सीड्स से ले सकते हैं, ऑयल्स के रोटेशन से इसको लिया जा सकता है। बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट को, जैसे कि जो बटर में, क्रीम में होगा, उसको शामिल नहीं करना है हमें ज़्यादा मात्रा में। और ट्रांस फैट को हमें अपनी डाइट में बिल्कुल भी शामिल नहीं करना चाहिए। ट्रांस फैट हमें हर उस चीज़ से मिलता है जो ऑयल की रीयूजिंग से होता है, जैसे कि पैकेज फूड है, या रीयूज़ करते हैं जब ऑयल्स को, जैसे कि बाहर का फ्राइड फूड जितना होता है, इन सब चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। दूसरी बात, अगर हम इंडियन पैटर्न ऑफ ईटिंग की बात करें, क्योंकि हमारे डाइट में ना चाहते हुए भी कार्बोहाइड्रेट ही मेन फोकल पॉइंट बन जाता है, तो हमें कॉन्शियसली अपने खाने में सब्जियों और प्रोटीन की सही मात्रा को इंक्लूड करने की कोशिश करनी चाहिए, हर एक खाने में अलग अलग फॉर्म पे। अगर हम उसको महत्व देना शुरू करें कि पहले मुझे इस चीज़ का पोर्शन अपनी थाली में फिक्स करना है, उसके अनुसार मैं अनाज अपना खाऊंगी, तो ऑटोमेटिकली देखेंगे कि प्लेट का बैलेंस चेंज होने लगता है। क्योंकि कई लोग कहते हैं मैं सूखी दाल कैसे खा लूँ, सैलेड कैसे खा लूँ, सूखी सब्जी कैसे खा लूँ, तो रोटी चाहिए ही चाहिए उन्हें, रोटी या चावल साथ में, इसीलिए अनाज का इंटेक भी ज़्यादा बढ़ता है। जो बातें आपने बताई हैं वो बहुत ज़रूरी है छवि। दूसरी एक चीज़ में, क्योंकि हमने ओल्ड एज को लेकर बात नहीं की थी, अगर 2 पॉइंट आप बताएं, जो 40 के बाद की उम्र है या 50 के बाद की उम्र है, क्या ऐसी बातें हैं जो ध्यान में रखनी है? इस एज ग्रुप में हम देखते हैं कि मेल्स और फीमेल्स दोनों में मसल मास बहुत ड्रास्टिकली ड्रॉप होता है, तो बहुत ज़्यादा मस्कुलर वीकनेस आती है, साथ में बोन हेल्थ भी अफेक्ट होती है। तो इसीलिए अगेन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका ध्यान रखना है कि खाने में प्रोटीन की मात्रा हमें अच्छी रखनी है और प्रोटीन को छोड़ना नहीं है। हर एक मील में अलग अलग तरीके से हमें प्रोटीन को शामिल करने की कोशिश करनी है। दूसरा, हमें सब्जियों की मात्रा भी बढ़ानी, क्योंकि ये उम्र होती है जब आप देखते हैं कि मैक्सिमम लोग जो हैं लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्यूज़ के शिकार होते हैं, तो रेशा बहुत इंपॉर्टेंट है।
साथ में जितनी भी हमारे रेशा युक्त चीज़ें हैं या सब्जियां हैं उससे हमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलते हैं, तो इनको शामिल करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात यहाँ पे ये ध्यान देना है कि अक्सर कई बार क्या होता है कि डाइजेशन अगर हमारा प्रॉपर नहीं है, कई चीज़ें डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो लोग डर के मारे कई चीज़ें छोड़ने लगते हैं। तो ये ना करें, आप डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को ट्राई करें और जो आप सही तरीके से पचा पाते हैं, जिसको खा के आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, उन ऑप्शंस के ज़रिए आप अपने पोषण को कंप्लीट करने की कोशिश करें। ठीक है। और आप जाते जाते डॉक्टर निकिता शर्मा और क्या संदेश देंगी, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग है कि बहुत कुछ चला, बहुत अलग अलग तरह की डाइट के आए दिन हम सुनते रहते हैं, उपवास का कितना महत्व है? सही प्लेट के बारे में तो हमने कहा, उपवास कितना हमें स्वस्थ रख सकता है? इस पे तो एक नोबेल प्राइज़ भी ले चुके हैं कि फास्टिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि फास्टिंग हमारे बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो जो योगा के एक्सपर्ट बीके अयंगर सर थे, उन्होंने बोला भी है कि वंस इन अ वीक फास्टिंग इज़ रिकमेंडेड। तो ज़्यादा फास्टिंग भी नहीं करनी है क्योंकि इससे वात दोष बढ़ेगा, तो वंस इन अ वीक फास्टिंग आप कर सकते हैं। और जो बिल्कुल फास्टिंग नहीं कर पाते वो क्या खा सकते हैं उस एक दिन हफ्ते में? वो अपने देखिए, फास्टिंग का मेन मोटिव यही है कि हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स है उसको वो रिमूव करना है। तो जो फास्टिंग नहीं कर सकते, जैसे जो वातज प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं उसमें फास्टिंग रिकमेंडेड नहीं है, तो वो उसी समय खाए जिस समय उनको भूख लगे। भूख लगने के टाइम पर ही खाएं और जितना कोशिश करें उतना अपने साइज़ को थोड़ा रिड्यूस करें। प्रोटीन इंटेक रखें ताकि न्यूट्रिशन मिलता रहे, और ये नियम अपना सकते हैं बिल्कुल। और क्योंकि ये काफ़ी रुचि वाला टॉपिक भी है और एक तरह से कहीं ना कहीं और ज़्यादा जानकारी हम परफेक्ट प्लेट को लेकर ले सकते हैं, तो आगे भी आयुष्मान भव के अंक में हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस पर चर्चा को जारी रखें, क्योंकि समय आज पूरा हो गया है। छवि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। निकिता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो आज हमने जाना कि क्या हम सच में वही खा रहे हैं जो हमारी सेहत के लिए ज़रूरी है, और क्यों भारत को आज डायबिटीज़ और मोटापे की राजधानी बनने से बचाने की ज़रूरत है। जैसा ICMR की एक रिपोर्ट है, कहीं ना कहीं एक कारण भी दिया गया है हमें कि दोबारा इस पर चर्चा करें कि भारतीय क्या गलती कर रहे हैं अपने खाने में। और इसके अलावा भी जो अन्य शोध हुए हैं उनसे साफ है कि हमारी खराब आहार आदतें सिर्फ हमारी सेहत को नहीं बिगाड़ रही हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी खतरे में डाल रही हैं। इसीलिए जो समस्या जिससे हम आज जूझ रहे हैं उसे ठीक करने का वक्त अभी है। और जो भी सुझाव और सलाह आज दी गई है हमारे दोनों विशेषज्ञों की तरफ से, हम उम्मीद करते हैं कि आप उसे अभी से अपनाएंगे और रहेंगे एकदम स्वस्थ। आज के अंक पे फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए सनसद टीवी के साथ। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।